नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। राजधानी लाइव में खबरें होंगी वो जिनसा सीधे आपका सरोकार। जी हां, चंडीगढ़ में जहां ट्रैक्टर रैली निकल रही है, राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजाब में किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कृषि कानून का। तो लखनऊ से बात हो गई हाथरस कांड से जुड़ी हुई, जहां पर सीधे तौर पर सरकार ने कहा है कि साजिश के तहत दंगा भड़काने की कोशिश थी यूपी में। देहरादून में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना के जो आंकड़ों की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है, इस पर चर्चा होगी। भोपाल से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात होगी, किस तरह से रिश्वत का काला खेल चल रहा है। रायपुर में अवैध खनन, जी हाँ, प्रदेश में अवैध खनन का बोलबाला है। माफियाओं के हौसले बुलंद है और पुलिस की मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है। मुंबई से बात होगी सुशांत राजपूत केस से जुड़े हुए इस पूरे मामले में, जहां पर आपको ये बता दें कि सुशांत केस में एक के बाद एक खुलासे होते नजर आ रहे हैं। साथ ही एनसीबी ने इस मामले में कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ की है, सेलिब्रिटी से पूछताछ की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। तो इस खबर को भी बारीकी से समझेंगे राजधानी लाइव में। और सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करेंगे। कृषि कानून को लेकर पंजाब समेत कई प्रदेशों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के मोगा जिले से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इस रैली में उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत तमाम अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पंजाब के किसानों से वादा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े इन तीनों कानूनों को हटा देगी। राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्य के साथ ही आपको बता दें कि खरीद और थोक बाजारों के देश में 3 स्तंभ बताए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यवस्था को ध्वस्त कराना चाहते हैं और वो ऐसा बिल लेकर आए हैं जिससे किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। तो कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली का आयोजन। राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब और हरियाणा। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में राहुल गांधी का ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला। हरियाणा में भी प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। तो कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि अब हरियाणा में कूच करने की तैयारी। पंजाब में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। पंजाब में राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि जब उनकी सरकार देश में आएगी, केंद्र में आएगी, तो सबसे पहले इन बिलों को हटाया जाएगा, इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। देश के कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। चंडीगढ़ लिए चलेंगे विनीत कपूर, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। विनीत, राहुल गांधी का 3 दिवसीय दौरा पंजाब और हरियाणा कितना सफल माना जा रहा है? और दूसरा, क्या जो हरियाणा में कूच करने की तैयारी है उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से मुस्तैदी से तैयार है? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर राहुल गांधी के 2 दिन के दौरों की बात करें तो 2 दिन के दौरों के दौरान राहुल गांधी जो है विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी लुधियाना के मोगा से शुरू हुए, मोगा के बाद सीधे तौर पर लुधियाना के आसपास के इलाकों में गए, उसके बाद संगरूर पहुंच गए, संगरूर के बाद समाना गए, समाना के बाद श्री फतेहगढ़ साहिब के कुछ इलाकों का दौरा किया और उसके बाद आज पटियाला से होते हुए पेहवा की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस दौरान एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे जिसमें सीधे तौर पर इन कानूनों से कितना पंजाब को नुकसान हो सकता है, कितना किसानी को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देते भी नजर आएंगे। तो ऐसे में आज उनका पेहवा की तरफ से कहीं ना कहीं हरियाणा में प्रवेश होगा। पेहवा के बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे। हालांकि एक ही दिन का कार्यक्रम रहेगा हरियाणा के अंदर। पहले 2 दिन का कार्यक्रम बताया जा रहा था कि पेहवा से कुरुक्षेत्र होते हुए करनाल जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अपना विधानसभा इलाका है, वहां पर भी एक रैली कर सकते हैं। लेकिन एक दिन का उनका ये कार्यक्रम है और तकरीबन 100 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। सशर्त एंट्री पर कहीं ना कहीं अनिल विज जो है वो सहमत हो पाए हैं। तो ऐसे में सफल रहा ये दौरा कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि अगर हम किसानों के मसले की बात करें
तो कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार को किसान जो है वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इन कानूनों के खिलाफ किसानों के हक की बात करेगी तो वो उसको समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जरूर भारी भीड़ भी रही राहुल गांधी के साथ, एक बड़ा कट भी राहुल गांधी के साथ चलता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार इन कानूनों को लेकर कशमकश की स्थिति जारी है, क्योंकि केंद्र इनको हितैषी बता रहा है जबकि विरोधी पार्टियां जो हैं वो इनको किसान विरोधी बता रही हैं। तो ऐसे में इन कानूनों का असल सत्य क्या है? क्या एमएसपी जो है वो जारी रहेगी? एमएसपी अगर जारी रहेगी तो क्या किसानों की फसलों की खरीद जो है एमएसपी के आधार पर हो पाएगी? क्योंकि इस वक्त धान की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है, मंडियों में धान की फसल आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि कई जगह पर खरीद जो है वो एमएसपी के आधार पर होती हुई नजर आ रही है। क्या प्रॉपर इसी तरह का सिस्टम रहेगा तो फिर किसान जो है वो इस बात को समझने में सक्षम रहेंगे कि अगर एमएसपी खत्म नहीं होगी, उनको ज़मीन, ये जो उनकी फसल है जो ज़मीन पर लगती है उसकी अगर उनको कीमत प्रॉपर ढंग से मिलती रहेगी तो फिर वो अपने आप इसका विरोध करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं फसलों की खरीद प्रॉपर ढंग से ना हुई, किसानों को मंडियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो फिर कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के लिए ये जो किसान आंदोलन है परेशानी भरे भी रह सकते हैं। क्योंकि लगातार किसान जो हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान कानूनों के विरोध में, और लगातार हाईवे जाम किए जा रहे हैं, रेलवे जाम की जा रही हैं, मंत्रियों के घरों के बाहर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और 6 तारीख की तो बात करें, दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, उनके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन होना है। और किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं जिस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर धरना करके श्रोमणी अकाली दल को एनडीए के साथ गठजोड़ तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो इसी तरह का प्रयास हरियाणा में भी रहेगा कि जेजेपी के 2 दिग्गज नेता, माफ कीजिए, जेजेपी के एक दिग्गज नेता जिसमें दुष्यंत चौटाला और दूसरे चौधरी, अगर हम रणजीत सिंह की बात करें, दोनों ही ये चौधरी देवीलाल परिवार से हैं। और चौधरी देवीलाल परिवार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं किसानों की हिमायत करता नजर आया, किसानों की लड़ाई लड़ता नजर आया। और देवीलाल की खुद की भी नीतियां किसानों की हितैषी मानी जाती हैं। तो ऐसे में अगर उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं तो फिर दोनों नेताओं को सत्ता छोड़ के किसानों के साथ धरनों पर बैठना चाहिए और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंजाब का ही जिक्र करें विनीत, तो आप बता रहे हैं कि लगातार जो है किसान इस बात को कह रहे हैं, किसान के जो तमाम नुमाइंदे हैं या फिर जत्थे कह लीजिए उन्हें, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो भी इस बिल के विरोध में है हम उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने तो बीड़ा उठाया ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार हंगामा कर रही है। अकाली दल का आपने हाल देखा ही, अकाली दल ने एनडीए से 20 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन ऐसे में किसान को लगता नहीं कि आखिर सभी लोग जब हमारे हित में खड़े हैं तो राजनीतिक पार्टियों को तो ये देखना होगा कि भैया कैसे कैसे व्यवस्थाएं अपनी साधेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर हर एक राजनीतिक दल को ये लग रहा है कि किसान हमसे नाराज ना हो जाए, किसान हमारा वोट बैंक है, वो हमारी फसल है राजनीति की, वो कहीं कोई दूसरा ना उस फसल को काट ले जाए। तो इस तरह से राजनीतिक दल भी लगातार उठक पटक देखी जा रही है राजनीतिक दलों में भी। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों में उठापटक भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी सरगर्म है। जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल की बात करें, कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना तक कह दिया कि जब इन कानूनों को लेकर केंद्र की बैठक थी तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हुए थे, मनप्रीत सिंह बादल जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वो शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने वहां पर ऐतराज जताने का काम नहीं किया, बल्कि वो इनके इन बिलों के समर्थन में हस्ताक्षर करके आए। इस तरह के आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर शिरोमणि अकाली दल लगाती नजर आ रही है। इसके अलावा ये भी कहती नजर आ रही है कि जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उस मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट की जितनी धाराएं थी उनको एक सिरे से रद्द करते हुए इस तरह के कानूनों को लागू करने की बात की गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 2017 में जब कैप्टन सरकार प्रदेश में आई तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के कानून जो है वो प्रदेश में लागू किए। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर शिरोमणि अकाली दल लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल पर यह आरोप लगा रहा है कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद कैबिनेट के अंदर जब ये अध्यादेश आए तो उस समय हरसिमरत कौर बादल जो है हैं, और मजबूरन वर्ष जब किसान जो हैं, किसानों ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को गांव में घुसने पर मनाही कर दी, दबाव बनाना शुरू किया, तो उसके बाद मजबूरी में इनको अपना गठबंधन भी तोड़ना पड़ा और कैबिनेट वजीरी से इस्तीफा भी देना पड़ा। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार हावी है। लेकिन हाँ, पंजाब की कैप्टन सरकार के लिए काफी दबाव वाली स्थिति है, क्योंकि पंजाब में इन कानूनों को लागू होने से रोकना है।
इस बात का आश्वासन खुद पंजाब के कैप्टन मुख्यमंत्री दे चुके हैं और सत्ता में है मुख्यमंत्री। तो ऐसे में किसानों की उन्हीं से उम्मीद ज़्यादा है कि वो इन कानूनों को पंजाब में लागू ना होने दे, क्योंकि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात की हिमायत करते नजर आए कि कानून जो हैं वो किसान विरोधी हैं। तो ऐसे में कैप्टन सरकार क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुला पाएगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार ये भी दबाव बना रहा है कि कैप्टन सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जिसमें प्रस्ताव पास किया जाए कि ये कानून पंजाब में लागू नहीं होंगे। इसके अलावा कानूनी चुनौती जो है वो जिम्मेदारी बन रही है कैप्टन सरकार की कि इन कानूनों को कानूनी चुनौती दी जाए, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाए ताकि पंजाब के किसानों को राहत मिल सके। तो फिलहाल कैप्टन सरकार की तरफ किसानों की भी नजरें हैं और पॉलिटिकल पार्टियां भी कैप्टन सरकार का अगला स्टैंड देखना चाहती हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव की बिसात जो है वो इस कानून के खिलाफ जो हो रहे आंदोलन है इनसे ही बनती हुई नजर आ रही है। जी, सियासत की फसल को कोई काट न ले जाए, इसलिए हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे यूपी से। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी पुलिस की तरफ से हाथरस केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि साजिश के तहत राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। एडीजी ने कहा कि हाथरस केस में पीड़िता के भाई के बयान के आधार पर आरोपी जेल भेजे गए थे। एसआईटी जांच के आदेश हुए, साथ ही सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई। इसके बावजूद कुछ संगठनों की तरफ से जातीय सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, सरकार की छवि खराब करने का काम किया गया। वेबसाइट का इस्तेमाल करके पीड़ित परिवार के घर के और गांव के आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा की गई। लेकिन अब इन तमाम सारी चीजों का खुलासा हो चुका है और हमारा आईटी सेल भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगा। साजिश की बात सामने आ रही है। जब फाइट हो रही है आपके बीच में प्रॉपर जब वो खुद रुके तो आपके बीच में किया जाएगा समय पे, सही समय पे और उचित समय पे, जब इस संबंध में सूचनाएं एकत्रित हो जाए। क्या साजिश की बात आ रही है क्या? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। मैंने आपको बताया कि सही हम लोग चीजें एकत्रित कर रहे हैं, सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और आपको बुला के लखनऊ लिए चलेंगे। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत, एडीजी कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि साजिश के तहत यूपी को जलाने की कोशिश थी, दंगा भड़काने की कोशिश थी, लेकिन सवाल यही कि जब इस तरह की अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो तब से आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? जो एलआईयू है और जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा होता है। ये सवाल इसलिए एक बार फिर से खड़ा होता है कि सीएए और एनआरसी का जो विरोध प्रदर्शन था वो सबसे ज्यादा हिंसक अगर कहीं हुआ तो वो यूपी था। ऐसे में एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, एलआईयू क्या काम कर रही है, किस तरीके की आपकी एजेंसियां वर्क कर रही हैं कि सीधे तौर पे पता ही नहीं लगा पाती कि आखिर क्या प्लानिंग करी जा रही है। जिस तरीके से एक बार फिर पीएफआई का नाम निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरीके से एक वेबसाइट को मुद्दा बनाया गया, उस वेबसाइट को सोशल मीडिया पे खूब प्रमोट किया गया। उसके बाद जिस तरीके से दंगे का रूप लेने का एक पूरा प्लान था कि हाथरस कांड को एक दंगे का रूप देने का, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से पुलिस एक्टिवेट हुई, कई चीजें हाथ में लगी, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि इतना क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और ऐसे में एलआईयू अगर इस तरीके से सक्रिय नहीं रहेगी तो कहीं भी हिंसा हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है, पिछली सरकारों में भी हिंसाएं होती रही हैं और जब हिंसा का मोटिव देखा गया तो बहुत छोटा सा मोटिव था, एक छोटे से झगड़े को दंगे का रूप दिया गया। लेकिन अगर इसमें कहीं खामी रही तो सबसे ज्यादा यूपी पुलिस की और एलआईयू की। तमाम सवाल उठ रहे हैं यूपी पुलिस की कार्यशैली पर। आज मथुरा में एफआईआर दर्ज करी जा रही, हाथरस में दर्ज करी जा रही, जो विरोधी दल के नेता गए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है। लेकिन अगर शुरू से प्लानिंग करके काम किया जाता और जिस तरीके से अगर एलआईयू और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो एक्टिव रहती तो शायद जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की जगहटाई पूरे प्रदेश में हो रही है वो ना होने पाती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सक्सेस मिली है लोगों को जो इस तरीके का काम कर रहे थे वो इतना आगे ना बढ़ पाते। जी पुनीत, जाहिर तौर पर देखिए राजनीतिक दल के लोग पहुंच रहे हैं तो आप तस्वीरें भी देखते हैं लगातार। हाथरस से जो तस्वीरें आती हैं कि किस तरह से दोनों हाथों से लठ लेकर उनकी पिटाई की जाती है, उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की जाती है। उस परिवार के लोगों से उस गांव में घुसने तक उन लोगों को नहीं दिया जाता है। ऐसे में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप जो है बाकी राजनीतिक दलों के लोगों को मिलने नहीं देना चाहते, और अगर आप सोशल मीडिया के साथ ही अगर साइबर सेल आपका एक्टिव नहीं है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फेल्यूर है
गलती भी आप मानने को तैयार नहीं, आप दूसरों के सिर ये तमाम सारी चीज़ों को थोपने का काम कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर यूपी पुलिस का कहना है कि विपक्षी दल के नेता 5 लोग जाएं, जिस तरीके से हमने इजाजत दे रखी है, धारा 144 लागू है, लेकिन विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव में जाने का प्रयास करते हैं, जिससे गांव का माहौल बिगड़ता है, उस हाथरस जिले का माहौल बिगड़ता है। ऐसे में हमने हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा है, लेकिन नेताओं को नहीं खदेड़ा है, उनके जो कार्यकर्ता और समर्थक साथ में जा रहे थे उनको खदेड़ा। और जब हमने लाठीचार्ज किया तो कहीं ना कहीं उनका जो विरोध प्रदर्शन होता है वो हिंसक हो जाता है, उसको भी हमने कंट्रोल किया। लेकिन तमाम सवाल वहीं पर आकर के खत्म हो जाते हैं सुनील, कि आखिर शुरू से तैयारी क्या थी। 14 तारीख को ये कांड होता है, 15 तारीख को FIR दर्ज करी जाती है, जो मुलजिम थे वो पकड़ भी लिए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से वेबसाइट को प्रमोट करके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ठाकुर बनाम दलित जो एक पूरी भूमिका बना करके दंगा कराने का सीधे तौर पर प्लान था PFI का, वो आखिर कैसे इतना सक्सेसफुल रहा। अगर 50% भी आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें यूपी पुलिस का फेलियर सामने नजर आ रहा है। मथुरा और हाथरस के बीच की दूरी कितनी है, यूपी पश्चिम की में क्या LIU सक्रिय नहीं है? क्योंकि अगर आप पिछले दंगों पर भी ध्यान देंगे, CAA NRC के भी दंगों पर ध्यान देंगे, तो शामली से सबसे ज्यादा हिंसा शामली में हुई थी। यानी कि यूपी पश्चिम में कहीं ना कहीं LIU फेलियर नजर आती है। और जो टेक्नोलॉजी की बात करती है, हाईटेक होने की बात यूपी पुलिस करती है, जब ऐसे कांड हो जाते हैं उसके बाद सफाई पेश करी जाती है कि हमारे हाथ ये लगा है, हमारे हाथ ये सबूत लगे। लेकिन सवाल यही कि आखिर हाईटेक पुलिस के ऊपर जो इतना बजट खर्च किया जा रहा है, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वो हाईटेक पुलिस जमीन पर काम क्यों नहीं कर रही है? जी, मान लिया पुनीत के हाथरस जो है छोटा शहर है, शांत शहर है, वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अलीगढ़ हमेशा बारूद के उस ढेर पर बैठा रहता है। मथुरा जहाँ पर कई बार ऐसे बड़े बड़े कांड हुए, लेकिन बावजूद इसके आगरा, ये वो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो बताते हैं कि यूपी की तासीर क्या है। बावजूद इसके ये 30 से 35-40 किलोमीटर के दायरे में ये हाथरस छोटा सा शहर इन शहरों के बीच में रहता है। बावजूद इसके आपका फेलियर इतना बड़ा हो जाता है। आज आप हाथरस के हाथरस गेट थाने में, सासनी थाने में, सादाबाद थाने में, चंदपा थाने में FIR पर FIR दर्ज करा रहे हैं। उस दिन अगर यह व्यवस्था कर ली होती तो शायद इतनी मातापच्ची नहीं होती आज, और इतनी फजीयत भी नहीं होती। जी बिल्कुल सुनील, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आगरा से हाथरस की दूरी खासा दूर नहीं है, और ऐसे में एक टूरिज्म प्लेस है ताजमहल, वहां पर काफी लोग आते हैं। आगरा काफी विजिटर्स आते हैं, देश और विदेश के जो पर्यटक हैं वो वहां पर आते हैं। तमाम उनको सुविधाएं देने की बात होती है। सरकार नए नए बजट पेश करती है, वहां मेट्रो का भी निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति वहां रहेगी, आए दिन विरोध प्रदर्शन होंगे, और अगर कहीं दंगा कराने में जो दंगाई है वो सफल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। और जो उत्तर प्रदेश की बात है, विदेशी मीडिया ने भी हाथरस के इस कांड को जगह दी है अपने अखबारों में, अपने चैनलों में। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर आज अपमान हो रहा है तो यूपी सरकार का हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज एक छोटे से जिले की वजह से देश ही नहीं विदेश में भी चर्चित है। सीधे तौर पर एक बात समझनी होगी कि आगरा, अलीगढ़, मथुरा जो ऐसे इलाके हैं जहां पर एक छोटा सा बवाल दंगे का रूप ले लेता है, आखिर वहां पर पुलिस किस तरीके से कार्य करती है? क्या लोगों के साथ सोशल नहीं है, या सीधे तौर पर दमन की नीति अपना रही है? हमने जो यूपी पुलिस की कार्यशैली यूपी पश्चिम में देखी, सीधे तौर पर अगर कोई FIR दर्ज कराने जाता है तो उससे ढंग से बात नहीं करी जाती है। इन तमाम चीजों को सुधारना होगा। लोगों जाहिर तौर पर देखिए जिम्मेदारी तय करनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी। आप अगर ये कहें कि 14 तारीख से षड्यंत्र के तहत चीजें हुई या ऐसे ऐसे सारी चीजें होती चली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सारी चीजें होती रही और आप देखते रहे। जब आपको आज ये पता चल रहा है, उस समय आपका मुखबिर तंत्र कहां था, आपकी पुलिस की सक्रियता कहां थी, आपका प्रशासनिक अमला कहां था, जो आज तमाम सारे बयानबाजियां की जा रही हैं, आज मामले को कवर करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुनील मुखबिर तंत्र की बात करी है, देखिए विकास दुबे कांड में भी हमने ये देखा कि पुलिस वाले स्वयं मुखबिर बने थे। पुलिस इस बात को माने या ना माने, लेकिन पुलिस की तीसरी आंख कहे जाने वाले मुखबिर को अब पुलिस ने दरकिनार कर दिया। हाईटेक होने के चक्कर में जो पुलिस के मुखबिर थे, जो बाजारों से, घरों से, यहाँ तक कि गांवों के अंदर से रिपोर्ट निकाल करके थाने तक पहुंचाते थे, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इस नजरिए से देखते हैं, तो जो भी मुखबिर थे, पुलिस ने या तो उनको इतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा दी कि वही अपने इलाके में जुआ खिला रहे हैं, तमाम तरीके का अवैध काम करा रहे हैं, और धीरे धीरे वो खुद अपराधी बन बैठते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुखबिर तंत्र बिल्कुल ध्वस्त है। इसीलिए दंगे जो हैं वो भड़कते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां दंगों का रूप ले लेती हैं। पुलिस को एक बार फिर मुखबिर तंत्र को एक्टिव करना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। अगर ये तय कर दिया जाता है, ये कह दिया, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि अगर एक मुखबिर को भी तैयार कर लिया जाता है, ऑन कैमरा नहीं लेकिन ऑफ कैमरा बहुत सारी बातचीत हुई मुखबिरों से, उन्होंने कहा टारगेट दिया जाता है भैया थाने से हमें कि हर महीने इतने का धंधा करके देना है। बताइए क्या करेगा मुखबिर?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुखबिर अपनी जान जोखिम में डाल करके पुलिस तक अपराधियों की खबर पहुंचाता है, ऐसे में थाने से उसे टारगेट किया जाएगा कि तुम्हें ये अचीवमेंट करनी है, इतना पैसा यहाँ से कमवाना है। या तो पैसा कमा ले या कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर ले। इसीलिए कई मुखबिर हैं जिन्होंने ये काम छोड़ दिया। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दो बातें हैं, एक तो पुलिस को अब मुखबिर तंत्र पे भरोसा नहीं रहा, और दूसरी पुलिस ने इतनी सरपरस्ती मुखबिरों को दी उसकी वो खुद अपराधी बन गए। और सीधे तौर पर विकास दुबे कांड में तो हमने देखा कि पुलिस वाले ही मुखबिर बने थे, जिस तरीके से एसपी ना अब तो मुखबिरी का भी काम इन्हीं का है, नजर आ रहा है, पुलिसिया काम भी नहीं का है, कानून को व्यवस्था करने का काम भी नहीं का, अब सब कुछ खाकी का ही काम रह गया है। अगर एक काम नहीं रह गया है तो वो ये कि खाकी के इकबाल को बचाना, ये नहीं बचा पा रहे। और जब तक पूरे तौर पर सर्जरी नहीं होगी, मैं बार बार कहता हूं, इस कैंसर का इलाज जड़ से खत्म नहीं होगा, इसकी बाईपास सर्जरी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो जाहिर तौर पर अगर कहीं पोस्टमार्टम की भी जरूरत पड़ जाए तो वो भी कर डालो, लेकिन करना होगा, तब जाकर कहीं व्यवस्था बन पाएगी। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जहां आपको बता दें कि ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अचानक से 1400 से ज़्यादा आंकड़े आने के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तरफ अनलॉक 5 के बाद तमाम तरह की छूट देने की तैयारी हो रही है, तो वहीं फिर से कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। लिहाजा सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। मास्क लगाकर ही घर से निकलें, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार करें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े की बात की जाए तो ये आंकड़ा 51,000 के पार अब तक पहुंच गया है। हालांकि रिकवरी रेट में खासा इजाफा हुआ है, लेकिन ये आंकड़े बेहद चिंता का विषय है, और ऐसे में सरकार के साथ साथ प्रदेश के लोगों की भी चिंताएं बढ़नी लाजमी है। अनलॉक 5 में तमाम सारी छूट दी जा रही हैं, और ऐसे में आंकड़े दिन प्रतिदिन उछाल मार रहे हैं। अस्पतालों में यही स्थिति है, इसके साथ ही लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा होता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार भी चिंतित है तो वहीं लोग भी परेशान हैं। आखिर कैसे इस महामारी को थामा जाए, रोका जाए। हालांकि रिकवरी रेट खासा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर तमाम सारी छूट देने का ऐलान किया है, लेकिन ये छूट लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, क्योंकि उत्तराखंड जाहिर तौर पर पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा हब है। देश भर के राज्यों में उत्तराखंड पर्यटन के मामले में ही वो बड़ा राज्य है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हब पर्यटन ही है। ऐसे में अन्य राज्यों से लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं, और वहां के स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि करीब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लॉकडाउन का बीता। इस दरमियान उत्तराखंड के जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, उनका रोजगार पूरी तरह से चौपट हो गया। जाहिर सी बात है, ऐसे में वो भी लगातार ये चाह रहे थे कि नियम और कानूनों के तहत उत्तराखंड में व्यवस्थाएं बहाल हों, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देहरादून लिए चलेंगे, प्रतीक पाठक हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1400 का आंकड़ा एक दिन में आता है। जाहिर सी बात है, प्रदेश में एक के बाद एक जो तमाम सारी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वो चिंता का विषय है। अनलॉक 5 में जो छूट दी जा रही है, उसके अलावा ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले। किस तरह की तैयारी सरकार की इनको रोकने के लिए, इनको कम करने के लिए? बिल्कुल सुनील, लगातार अब चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं सरकार के साथ, क्योंकि जहां पर 5.0 की गाइडलाइंस आई है, वहां पर स्कूलों को खोलने की तैयारियां की गई हैं। अंतर्राज्यीय बसों को चलाने की जिस तरीके से तैयारियां हो चुकी थी, और अंतर्राज्यीय बसें भी चल रही हैं। पर्यटन के क्षेत्रों में लगातार छूट दी गई है। लिहाजा इसके की जो पर्यटक क्षेत्र है, मसूरी जैसा क्षेत्र में, जहाँ पर लगातार अब आवाजाही बढ़ती जा रही, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते नजर आ रहे हैं। लापरवाही भी देखती नजर आ रही है सरकार की तरफ से। तमाम सारी जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें मास्क लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते दिख रहे हैं। अगर बीते दिनों की अगर हम बात करते हैं, तो तकरीबन 1400 का ये आंकड़ा एक दिन में पहुंचा था। लिहाजा सरकार लगातार चेतावनी देती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही दिख रही है। चुनौती लगातार सरकार के साथ बनती नजर आ रही है। लिहाजा 15 तारीख के बाद से सिनेमा घर हो या फिर स्कूल्स की खोलने की जो तैयारी है, तो लगातार जिस तरीके से अगर ये चिंताएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण है।
अगर बात करूं आंकड़ों की, अगर सुनील, तो तकरीबन 51,000 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल रिकवरी रेट काफी राहत भरा है, क्योंकि रिकवरी रेट तकरीबन 80% का ये रिकवरी रेट है और 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन जो संख्याएं पड़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हालांकि जो ग्राफ है, जो संक्रमण का ग्राफ है, वो कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जांचों की संख्या पिछले अगर सितंबर की अगर हम बात करें तो सितंबर माह में तकरीबन 10,000 की प्रतिदिन जांच की जा रही थी, लेकिन ये जांचों को घटाया गया है। तकरीबन अब 6 से 7,000 की ये जांचें प्रतिदिन की जा रही हैं। तो माना जा सकता है ग्राफ को कम करने के भी तमाम सारी की ये तरीके सरकार की तरफ से किए लेकिन जा रहे हैं। प्रतीक, लेकिन अगर जांचों की मामला और संख्या बिगड़ सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, देखिए जांच का दायरा पहले बढ़ाने की बात कही गई, तब आंकड़े एकदम से सामने आए। अब आंकड़े को घटाने के लिए ये कहा जा रहा है कि जांच का दायरा कम कर दीजिए, लेकिन ऐसे में लगता नहीं कि मुसीबत और बढ़ जाएगी? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से देखा जाए अभी कुंभ की तैयारियां लगातार चल रही हैं और पर्यटन जो क्षेत्र है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम यात्रा में जो आवाजाही जिस पर रोक लगी थी, वो आवाजाही को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो चिंताएं सरकार के साथ बढ़ सकती हैं। ऐसे में जो जांचों की संख्याएं जो घटाई गई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो संख्याएं हैं उसको छुपाने का प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम जो प्रयास लगातार जो होने थे वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी लचर दिखती नजर आ रही है। लापरवाही देखने को मिल रही है। राजनीतिक दल अब सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं ये आंदोलन भी करते दिख रहे हैं। तमाम जो अभी कृषि बिल को लेकर बड़ी संख्या में लोग जो राजनीतिक दल पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इसमें भी लापरवाही देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं दिख रहे थे, लोग सड़कों पर नजर आते हुए दिख रहे थे। लापरवाही चारों तरफ दिखती नजर आ रही है और आगे चल के ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। ऐसे में लोगों से भी आग्रह किया जा सकता है कि लापरवाही बिल्कुल न बरतें और सख्ती से पालन, प्रशासन और शासन करना होगा, नहीं तो ये दिक्कतों का सामना आगे चल के बहुत ज्यादा भयभीत कर सकता है। जी प्रतीक, उत्तराखंड की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में जो ढील दी गई, अनलॉक 5 में जो तमाम सारी छूट दी जा रही है, इसके साथ ये मान लिया जाता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहतर चीज़ें हैं। लेकिन आपको उत्तराखंड के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए तो जो जिम्मेदारी आपकी तय की गई है, उनको तो बखूबी आपका अमला पालन करे, लेकिन ऐसा होता नजर ही नहीं आ रहा। और आप लगातार इस बात को बता रहे हो। तस्वीरें भी हम देखते हैं जब आप भेजते हैं कि न तो मास्क लगाते हैं लोग, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। सोचते हैं कि उत्तराखंड से तो कोरोना खत्म ही हो गया, और फिर ये आंकड़े एकाएक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सुनील, प्रशासन की इसमें लापरवाही देखने को मिलेगी। जब 2.0 की गाइडलाइंस थी, तब इतनी बड़ी संख्या में अगर देहरादून या उत्तराखंड में अगर कोरोना के मरीज नहीं थे, उस वक्त काफी हिदायत के साथ काम किया जा रहा था। नगर निगम लगातार शनिवार और रविवार को छिड़काव सैनिटाइजर का करता था, तमाम साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जाती थी, और जहां पर प्रशासन लगातार इस पर एहतियात बरतते हुए लोगों का चालान करते नजर आते थे। लेकिन अब जब 5.0 की गाइडलाइंस आ गई है, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये समझ बैठा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन अभी बहुत पूरी सतर्कता बरतनी होगी। सड़कों पर जिस तरीके से पुलिस बल तैनात हुआ करता था, लोगों को रोका करता था, हिदायत देता था, मास्क लगाने के लिए कहा करता, तो वो लापरवाही देखी जा रही है। अब मसूरी की अगर मैं पिछली तस्वीरों की अगर बात करें, तो अभी बीते दिन पहले ही इतनी भयानक तस्वीर देखने को मिली थी, जहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था। बड़ी संख्या में जो सैलानी आ रहे थे, ना ही उनके मुंह में मास्क देखने को मिल रहा था। ऐसे में जब खबर एएनबी ने चलाई, जिसके बाद कहीं ना कहीं सतर्कता के तौर पर मंसूरी प्रशासन ने लगातार इस पर चालान भी करते हुए दिखाया। तमाम जो पर्यटक क्षेत्र हैं उनमें भी लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन को बड़ी हिदायत के साथ काम करना होगा, नहीं तो ये स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूं, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं पहाड़ों क्षेत्रों को कहीं ना कहीं अभाव देखा जा सकता है। डॉक्टर से अगर पहाड़ों पर नहीं जाते हैं, लिहाजा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सरकार ये कहती नजर आ रही है कि हेली एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं लगातार की गई हैं, लेकिन हेली व्यवस्थाएं आम आदमियों को लेकर किस तरह की सुविधाएं इसको दे सकती है, क्योंकि बड़ी महंगी पड़ती है हेली सुविधा। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, मास्क लगा के प्रयोग करना पड़ेगा। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को भी इसकी खास तौर पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जो कोरोना का संक्रमण और ज्यादा पहाड़ों पर फैलता है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना उत्तराखंड के लिए दिखता नजर आएगा। जी, प्रशासनिक अमले को समझना होगा, गंभीरता से चीज़ों को लेना होगा। सरकार ने जो नियम और कानून बनाए हैं, उन कानूनों को अमली जामा पहनने का काम जो प्रशासनिक तंत्र का है, उसको इसमें सतर्कता दिखानी होगी, नहीं तो उत्तराखंड में ये आंकड़े और ज़्यादा भयभीत हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी अन्य राजधानियों की बात होगी।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। लड़कियों का बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कब तक देश में ऐसे ही एक के बाद एक ऐसे केस सामने आते रहेंगे और ऐसे ही निर्भया अपनी जिंदगी से जंग हारती जाएंगी? तो क्यों नहीं ऐसे सख्त कानून बनाए जाते कि जिसके बारे में सोच करके भी रूह कांप उठे ऐसा अपराध करने से पहले। हाथरस में जो गैंगरेप पीड़िता का दाह संस्कार किया गया है, उसको लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले पर यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस घटना ने प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछ रहा ANP न्यूज, बलात्कार आखिर कब तक? सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मध्य प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है, जब आपको बता दें कि मरीज के परिजनों ने महिला चिकित्सक का रिश्वत लेते हुए वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जो कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की कहानी बयां कर रहा है। शासकीय अस्पताल खुजनेर में महिला चिकित्सक शीला सिंह का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सागर जिले के शासकीय अस्पताल का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने किया तो अस्पताल खाली मिला। इसके बाद मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी, अपना दर्द बयां किया, लेकिन ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। आप शासकीय अस्पताल में देखिए किस तरह से जाकर रिश्वत का काला खेल चल रहा है। शैलेंद्र पारासर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल, लिए चलेंगे सीधा आपको। शैलेंद्र, दो चीजें हैं, एक तरफ रिश्वत का खेल और दूसरी तरफ लचर व्यवस्थाएं। अस्पताल ऐसे कि उन्हें खुद इलाज की जरूरत, और इस बात को खुद मंत्री जी कह रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं आज जन पत्रकारिता के माध्यम से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जागरूक डिजिटल दौर है और लोगों से चीजें छुपी भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ प्रदेश में नौकरशाही भी काफी हावी है, और पूर्व में जिस तरह से व्यापम के केस के चलते यहाँ पर डॉक्टर भी व्यापम के यहाँ बनाए गए थे और उन पर जांच की गई थी। लेकिन तीसरी ओर अगर हम देखें सुनील जी, तो यहाँ पर जिस तरह से दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और यहाँ पर ट्रांसफर उद्योग की बात होती है, आला कमान के अधिकारियों तक ये नजरें होती हैं। शासन प्रशासन बखूबी जानता है लचर स्वास्थ्य सेवा, लेकिन यह वीडियो मान्यता को संसार करता है। ऐसा एक प्रदेश का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग कोरोना काल में देखने में यही आता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जिस तरह से गरीब पिस रहा है और जन पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर जिनके पास रसूख है, पैसा है, रिश्वत के देने की काबिलियत रखते हैं, तो उन तक जरूर यह चीजें सामने आती है। लेकिन अगर निचले तबके की बात करें तो उनके पास तो ना तो वीडियो बनाने की उनकी तरकीब है, ना ही कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन ट्रांसफर उद्योग की कहानी यहाँ पर आज की डेट में जिस तरह दोनों बड़ी पार्टी आरोप लगाती है, तो ये साफ है कि यहाँ पर नौकरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि प्रदेश के गिरवी रखने के बाद कई प्राइवेटीकरण हो रहे हैं। यहाँ पर देखने में आता है 2.5 लाख करोड़ का खर्चा है, कई जगह यहाँ पर प्राइवेटीकरण कर देते हैं। और नौकरशाही में जिस तरह ट्रांसपोर्ट उद्योग
के जो आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो और इन खबर के माध्यम से साफ सामने भी आता है। सुनील जी, शैलेंद्र, आपने एक और नया पहलू दिखा दिया, एक और नई बात आपने बताई कि ट्रांसफ़र का यहाँ पर उद्योग चलता है, ट्रांसफ़र के नाम पर बड़ा खेल चलता है। लेकिन मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अस्पतालों में जो अभी फ़िलहाल जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो खुद नहीं मिल पा रही हैं। मंत्री गोपाल भार्गव पहुँचते हैं, देखते हैं रात के 2:30 बजे अस्पताल खाली मिलता है, और ये उन्होंने पूरा एक सोशल मीडिया पर इस पूरे बयान को लिखा कि मैं 2:30 बजे पहुँचता हूँ गढ़ा कोड़ा में और वहाँ की स्थिति क्या है। ये तो खुद मंत्री जी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील, नकारा नहीं जा सकता है इन चीजों से, चूंकि यहाँ पर मंत्री का औपचारिक निरीक्षण अगर हो, लेकिन कार्रवाई कहाँ नजर आती है? यहाँ पर नौकरशाही हावी है, और यहाँ पर अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो यहाँ पर चीजें सिस्टम जिस तरह से प्रदेश में ये कब्जा हो चुका है, और इन चीजों को उजागर करने के लिए आप देख सकते हैं जन पत्रकारिता जिस तरह लोग कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें वायरल होती है। मंत्री अगर यहाँ पर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें भी साफ होता है कि केवल औपचारिकता शैलेंद्र, गोपाल भार्गव एक बड़ा कद रखते हैं, एक बड़ा कद रखते हैं गोपाल भार्गव कैबिनेट में, शिवराज कैबिनेट में, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में माने जाते हैं गोपाल भार्गव। बावजूद इसके ऐसी क्या मजबूरी है उनकी कि उनको ये बातें सोशल मीडिया पर लिखनी पड़ी? बेहतर होता कि 2:30 बजे जब वो पहुंचे थे तत्काल प्रभाव से वहां के जो जिम्मेदार थे उनको घटना के दरमियान ही तत्काल निलंबित किया जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आकर मंत्री जी खुद अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी किससे उम्मीद करेगा? बिल्कुल सुनील जी, काफी लंबे समय से वह गोपाल भार्गव बीजेपी के कद्दावर नेता है, और औपचारिक निरीक्षण की जरूरत नहीं। अगर उनको सूचना मिलती है और ऐसे जिम्मेदार लोग जो लापरवाही करते हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही आज के दौर में किसी की जान भी ले सकती है। इमरजेंसी में लोग जाते हैं वहां पर, और गोपाल भार्गव मंत्री काफी वरिष्ठ दिग्गज मंत्री हैं बीजेपी के शासन के, और उनके स्थानीय क्षेत्र में जो लोग परेशान होते हैं तो उनको एम्बुलेंस की आज भी सुविधा है। आज लंबे समय के बावजूद अगर औपचारिक पीड़ा अगर वो जाहिर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास अगर एक बार भी अगर वो बोल दे और उन स्वास्थ्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें, तो मुझे लगता कि नहीं, अगर अफसरशाही शैलेंद्र ऐसे ही बेलगाम रहेगी तो अव्यवस्थाओं का माहौल बन जाएगा, प्रदेश में रफ्तार रुक जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो लगाम को जब तक नहीं कसा जाता तब तक अधिकारी कर्मचारी तो अपने दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से आप देखते हैं कि ब्यूरो ट्रांसपोर्ट उद्योग का कांग्रेस आरोप लगाती है और कहती है कि लंबे एक मोटी रकम के बाद यहाँ ट्रांसफर होते हैं आला अधिकारियों के, तो और इन ट्रांसफरों में चूंकि अगर देखें, अगर सत्यता अगर इसकी समझे, तो अगर ये ट्रांसफर में नौकरशाही में कोई एक बड़ा पैकेज या बड़े चीजों को देकर यहाँ पर कोई भी आता है, तो उनको हटाना मंत्री क्या पूरे सिस्टम के आला अधिकारियों की जानकारी के बावजूद भी इन पर कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है। और अगर दूसरी पहलू को हम देखें कि अगर ये भ्रष्टाचार या स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही एक विभाग नहीं अन्य भी अगर देते हैं और इनकी लापरवाही सामने आती है, तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, ये बोलता है। लेकिन सिस्टम नौकरशाही प्रदेश में एक लंबे समय क्या माना जाए? बहुत संक्षेप में जानूंगा, आखिर इतनी मेहरबानी ब्यूरोक्रेसी पर है किसकी? कौन है इनका आका जो इनको संरक्षण दे रहा है? क्या सीधा मुख्यमंत्री आवास से चीजें निकल रही हैं क्या? देखिए सुनील जी, जिस तरह से दोनों पार्टियां आरोप लगाती हैं, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक लंबा, चूंकि प्रदेश में कर्ज का माहौल है, यहाँ पर कई चीजें, आज देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर देने वाला प्रदेश है। यहाँ पर देखने में अगर यह आएगा कि लोगों के लिए जो समस्या बनी हुई है, आज रोजगार, मूलभूत और पेट की सुविधा, और ऊपर से कोरोना की मार में जिस तरह से तमाम योजनाएं यहाँ लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन ये सोचना होगा कि आखिर ब्यूरोक्रेसी पर, इन अफसरशाही पर मेहरबानी किसकी है? क्यों सीधे तौर पर एक मंत्री जाकर अपनी मजबूरी बयां कर देते हैं, कार्रवाई नहीं करते? ये भी सोचने वाली बात है। मंत्री जी, आपको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी, नज़ीर पेश करनी चाहिए थी। आप 2:30 बजे अस्पताल में पहुंचते हैं देर रात, तो आपको वहीं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके सबक सिखाना चाहिए था, ताकि एक कार्रवाई आपकी बाकी प्रदेश में भी कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करती। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने नदियों से रेत उत्खनन पर और उसके परिवहन पर रोक लगा रखी है। लेकिन दूसरी ओर नदियों में रेत माफियाओं के अवैध घाट खुल जाते हैं, जहां से रात भर रेत परिवहन करके शहर में अलग अलग तरीके से भंडारण किया जाता है। फिर दिन के उजाले में पुराना बताकर खुले आम रेत का परिवहन कर दिया जाता है। और एनजीटी ने आपको बता दें कि बारिश के सीजन में 15 जून से 30 अक्टूबर तक रेत के उत्खनन और भंडारण पर रोक के आदेश जारी किए हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने जिले के सभी रेत घाटों पर उत्खनन पर रोक भी लगा दी और इसके बाद भी अवैध खनन का काला खेल जारी है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि देखिए इस तरह से अवैध खनन जारी है। एनजीटी के द्वारा एक आदेश निकाला गया था कि 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, 16 जून से लेके 30 अक्टूबर तक अवैध रेत का खनन, परिवहन, भंडारण सब पे रोक लगा दी गई। लेकिन बावजूद इसके रेत का परिवहन किस तरह से राजधानी रायपुर में हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 2 ट्रक में ओवरलोड रेत भरी हुई है, ओवरलोड रेत है और एक ट्रक पीछे खड़ा हुआ है। और जैसा इनके ड्राइवर ने बताया है कि तकरीबन 10 से 12 ट्रक रेत का परिवहन रोजाना किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण को लेके एनजीटी जो एक संस्था है उसके निर्देश के बावजूद इस तरह का उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे पहुँचने के बाद यातायात प्रभारी पचपेड़ी नाका को फ़ोन लगाया। तकरीबन आधा घंटे के बाद एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही यहाँ पे आते हैं। आपको अकेले भेजा गया और 2 ट्रक रेत का परिवहन हो रहा है, तो रेत माफिया हावी हैं, तो आपको फोर्स के साथ नहीं भेजा गया था? मैं पता करने आया था, उसका पेट्रोलिंग अभी आ रही है। तो इतनी देर तक तो ये तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं? अगर जैसा आपने देखा वो ट्रक का मालिक आके दबाव बना रहा है, कैसे है ये है, पेट्रोलिंग आ रही है उसके बाद। इनका कहना है कि पेट्रोलिंग आ रही है। ये खबर यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हम इसके बारे में आगे अभी कलेक्टर के पास जा रहे हैं। एनजीटी के प्रमुख सिद्धार्थ कोमल परदेसी से भी बात करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे रेत परिवहन को लेके छत्तीसगढ़ की सच्चाई। भूपेश बघेल सरकार कैबिनेट में पहली कैबिनेट होती है सत्ता में आने के बाद, और पहली कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करती है कि रेत अवैध उत्खनन रोका जाएगा, पंचायतों को अधिकार दिए जाएंगे ताकि अवैध उत्खनन रुके। बावजूद इसके सिर्फ योजना कागजों पे रह जाती है, कोई भी जमीनी हकीकत में काम नहीं हुआ है। तो कई तरह से मामले चल रहे हैं। ये हकीकत हमेशा उल्टी होती है, जो लोगों को नाहजम होती है। और जब हकीकत सच सब कोई सुनना चाहते हैं, लेकिन जब उनका सच ही उनके सामने परोसा जाता है तो उन्हें दिक्कत होती है। अपने सहयोगी अमीन कुरैशी के साथ मैं जरीन सिद्दीकी रायपुर से। लेकिन अभी हमारी तहकीकात खत्म नहीं हुई है। हम आपको लिए चल रहे हैं कलेक्टर और सिद्धार्थ कोमल परदेसी के पास। रायपुर लिए चलेंगे आपको। पवन ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, खुला खेल जारी है अवैध खनन का, रोक लगाने के बावजूद भी इस तरह की स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं। आखिर किसकी शय पर हो रहा है ये सारा गोरख धंधा? जी बिल्कुल सुनील जी, हम आपको बता दें, जो रेत का दोहरा धंधा चल रहा है, एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से लेके जो रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है, उसमें एक जब कल हमने इस गाड़ियों को रोका, चेक किया, तो स्पॉट में उस समय इनके पास कोई कागजात नहीं थे, मौजूद लीगल कागजात नहीं थे। उसके बाद गाड़ी के मालिक आते हैं, वो सिर्फ मोबाइल पे लहराते हुए दिखाते हैं कि मेरे पास इसका परमिशन है, किस पास है। वो दिखाते नहीं है, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ लहराते हुए दिखाते हैं। उसके बाद एक और यूनियन का आदमी आता है जो अपने आप को एक यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ बताता है, अपने आप को चैनल का कार्ड दिखाता है। पवन, ये सब ठीक, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं की? और आखिर किसकी शय पर हो रहा है ये? क्योंकि माफिया तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ठीक साबित करने के लिए नए नए और नाना प्रकार के प्रपंच आपके सामने रखेंगे,
लेकिन सवाल ये कि जब पूरी तरह से रोक है 15 जून से 30 अक्टूबर तक, फिर ये कैसे गाड़ियां दौड़ रही हैं? जी बिल्कुल सुनील जी, जब हमने इन गाड़ियों को रोके उसके बाद हमने कलेक्टर को लगाए, तो कलेक्टर का साफ कहना था कि आप माइनिंग विभाग को फोन करिए, माइनिंग विभाग का मामला है। मतलब ये साफ करके कह दिया, कलेक्टर ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उसके बाद में रायपुर एडिशनल एसपी को लगाया, संबंधित थाने को लगाए, तो संबंधित थाने से भी कोई नहीं आता है। उसका तो यातायात पुलिस से जवान आता है जो घंटों आधे घंटे बाद आता है। उसका जिस तरह से यानी कि पवन, ये मान लिया जाए कि कलेक्टर ऑफिस से लेकर पुलिस के दफ्तर तक ये मिठाई हर जगह बट रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहा जाता है कि जो रेत का खनन है इसमें कलेक्टर ऑफिस से लेकर माइनिंग विभाग तक सारों का मिली भगत है, जिसके चलते इतनी बड़ी रेत माफियाओं की जो रेल गाड़ियां चल रही है यहीं के साइड पे चल रही है। और पवन, ये खेल यहीं तक सीमित नहीं है, कलेक्टर दफ्तर तक ही सीमित नहीं है, ये फिर सफेद पोशों तक भी जाता है। क्योंकि जब पहली कैबिनेट होती है और सीधे तौर पर यह कहा जाता है, जैसा कि जरीन सिद्दीकी बता रहे थे कि पहली कैबिनेट में यह कहा जाता है कि अवैध खनन पर पूर्णतः रोक, फिर कहां गई भूपेश सरकार की वो जिन्होंने टाल ठोकी थी इस बात के लिए? जी सुनील जी, बिल्कुल, जब छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट होती है उसमें सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा गया था कि जो रेत के खदाने हैं वो पंचायतों को दिया जाए ताकि जो रेत के अवैध उत्खनन है उसमें प्रतिबंध लगे। जो पंचायत को देने की बात की गई थी उसे कचरे के डब्बे डस्टबिन में फेंक दिया गया, इस तरह का माना जाए इन आदेशों को। लेकिन जिस तरह से जो रेलवे के उत्खनन चल रहे हैं, धरले से चल रहे और हाईवे से चलते जो जारी गाड़ियां, तो इसमें साफ लगकर है कि अधिकारी, मंत्री, विधायकों तो सबकी मिली भगत है। मतलब धरने से मतलब पुलिस भी इसमें कार्रवाई करने सब कांपती है, क्योंकि जिस तरह से कलेक्टर को फोन करना, उनका साफ तौर पे कहना है कि माइनिंग विभाग का, आप माइनिंग को फोन करिए। रायपुर एडिशनल एसपी को सूचना करना, वो भी कहते हैं कि माइनिंग विभाग को फोन करिए। माइनिंग के अधिकारियों को फोन करते तो बोलते कि हमें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। पवन, क्या इनको हिरासत में लेकर इन गाड़ियों को ले जाया गया, संबंधित विभाग के सुपुर्द किया गया या फिर इन्हें आगे जाने दिया, छोड़ दिया गया? बताइए जरा। जी बिल्कुल, इन गाड़ियों को छोड़ दिया गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इसमें जब हमने तो ये तस्वीरें हैं भूपेश सरकार को आईना दिखाने के लिए एएनवी की टीम ने अधिकारी से बात की। बिल्कुल जाहिर तौर पर पवन, एएनवी की टीम ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की और पूछा कि कहाँ है आपके दस्तावेज, जरा दिखाइए, तो कहने लगे कि सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास ई पास है। जबकि आपको ये बता दें कि एनजीटी ने सीधे तौर पर रोक लगा रखी है, लेकिन खेल लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में कई बड़े राज खोले हैं। आरोपी ने बॉलीवुड से जुड़े कई ड्रग्स पेडलर का खुलासा किया है और बॉलीवुड के कई सितारों से भी पूछताछ की जा सकती है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है एक आरोपी। आपको बता दें कि पूछताछ में इस आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हाँ, तो एनसीबी के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी सक्रिय होती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस एक्टिव होती नजर आ रही है और मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में ये पता चला कि वो कितने सेलिब्रिटी, कितने फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के संपर्क में जो ड्रग पेडलर हैं उनकी लिस्ट उसके पास है। उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। तो आपको ये बता दें कि पूछताछ में इस तरह की बातें कही गई हैं और जाहिर तौर पर यह बताया गया कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा आरोपी, ये बड़ी खबर। पूछताछ में आरोपी ने किए हैं कई बड़े खुलासे और खुलासे के साथ ही उसने ये भी कहा है कि कितने ऐसे ड्रग पेडलर हैं जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, सितारों से जुड़े हुए हैं। कई ऐसी अभिनेत्रियां और अभिनेता जिनके चेहरे से नकाब उठेगा। मुंबई क्राइम ब्रांच भी अब सतर्क होती नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि इससे पहले ये बड़ा खेल लगातार चल रहा था, कई सालों से ये खेल चल रहा है, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। लेकिन जब सुशांत केस की जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो उसके बाद जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए।
तमाम ऐसे लोग जो कि ड्रग पैडलर्स के रूप में काम कर रहे थे। इसमें तमाम ऐसे चेहरे जो कि लोगों के यूथ हैं, उनके आइकॉन हैं। कई फिल्म अभिनेत्रियां इसमें शक के दायरे में आईं और उसके बाद उन्हें बुलाया गया। उनके पास जो चैट्स मिले, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो लगातार वो बातें की जाती थीं ड्रग्स, गांजे और तमाम सारे ऐसे नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करने के लिए, उनसे पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि हाँ, ये सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा की गई। एनसीबी के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अभिनेत्रियों के मोबाइल भी एनसीबी ने जमा किए हुए हैं, उनसे भी तमाम बड़े राज खुल सकते हैं। मुरारी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मुंबई से। मुरारी, एक आरोपी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ता है, मुंबई क्राइम ब्रांच के, और वो खुलासे करता है कि कितने ऐसे ड्रग पैडलर्स हैं जो कि बॉलीवुड से सीधा कनेक्शन रखते हैं, और क्या कुछ खुलासे इस दरमियान किए गए हैं इस आरोपी के द्वारा? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो खुलासे किए जाने की बात कही जा रही है वो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा बताया जा रहा है, क्योंकि उन तमाम ड्रग पैडलर और उनके जरिए किस किस तरीके से किस किस पार्टियों में कौन कौन से लोग मंगाते थे, ऐसे कई नामों को जो है सामने जो है कि पकड़ा गया आरोपी रखा है। अब उसके जो है कि जांच चल रही है, उन्होंने सबूतों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो नाम लिए गए हो काफी हाई प्रोफाइल नाम है, तो उसमें जरूर जांच करने वाले जो अधिकारी हैं वो चाहेंगे कि उनके व्हाट्सएप चैट, मोबाइल फोन के रिकॉर्ड, ऐसे कुछ सबूत लगे ताकि उन्हें सम्मन जारी कर जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जी, कैसे आखिर इसकी गिरफ्तारी हो पाई है मुरारी? ये कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा? देखिए, जब से एनसीबी ड्रग्स मामले में नकेल कस रही है, तब से लोकल पुलिस भी ड्रग्स और नशे को लेकर के काफी सक्रिय हो गई है। मुंबई के जो नशे के मामले में संवेदनशील इलाके थे, वहां पर पुलिस के मुखबिरी जो है लगातार काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है। और ऐसे में पुलिस को खबर मिली थी कि ये शख्स जो है ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आने वाला है, और इसके पास में ड्रग्स है, इस तरीके की जो है जानकारी थी। उसके बाद वहां पर पुलिस द्वारा जो है कि जैक लगाया गया और उसे रंगों हाथ जब पकड़ा गया और पूछताछ की गई, तो उसमें एक के बाद एक कई खुलासे हुए। जी मुरारी, क्या क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एनसीबी का सपोर्ट कर रही है? क्या तालमेल ठीक है यहाँ पर? क्योंकि क्राइम ब्रांच के हत्थे ही आरोपी चढ़ता है, ऐसे में एनसीबी भी इससे पूछताछ कर सकती है क्या? जी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच इस मामले में पूरे बारीकी से जांच कर रहा है। जो भी सबूत, जो दस्तावेज इसके हाथ में लगे हैं, उसी के आधार पर वो जो है एनसीबी को जो है कि क्राइम ब्रांच सौंपेगी, और एनसीबी भी चाहेगी कि वो जो आरोपी है उससे मिले सबूत उसके हाथ लगे, ताकि इस ड्रग्स एंगल में और भी बाकी जितने तार मिल रहे हैं उसे जोड़ा जा सके और मुख्य ड्रग्स पैडलर तक पहुंचा जा सके। इस खुलासे की अगर बात की जाए तो चौंकाने वाले खुलासे तो किए हैं मुरारी इस आरोपी ने, और साथ ही ये भी बताया गया है कि तकरीबन ऐसे बड़े लोग हैं जो कि इस ड्रग्स के दलदल में फंसे हुए हैं। साथ ही कई ड्रग्स पैडलर्स का उसने जिक्र किया है कि कई ऐसे बड़े ड्रग्स पैडलर हैं जो कि सीधा संपर्क रखते हैं बॉलीवुड के सितारों से। जी, यही इन्हीं सब चीजों को लेकर के क्राइम ब्रांच उसके बयान के आधार पर उन सबूतों को खंगालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर सारा अली खान की बात करें, श्रद्धा कपूर की बात करें, तो उन लोगों का बाकायदा चेक सामने आया था और उन लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद उन्हें सम्मन जारी किया था। और यही क्राइम ब्रांच भी चाह रही है कि जो सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, जिन बड़े नामों का जिक्र हो रहा है, उन लोगों ने ड्रग्स मंगाया था, किस पार्टी में मंगाया था, उस पार्टी में और कौन कौन से लोग थे, इस जो आर्टिस्ट अगर मंगाए थे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग मंगाए थे, तो क्या इस ड्रग्स से उन लोगों का बिजनेस था, ऐसे तमाम सबूतों को क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। और यही एक तथ्य है जो एनसीबी के भी काफी काम आएगा। जी मुरारी, मुंबई को आम जनमानस अगर पहुंचता है तो बड़ा पाव का जिक्र करता है कि मुंबई गए तो बड़ा पाव नहीं खाया तो फिर क्या खाया, लेकिन बॉलीवुड का अगर अब जिक्र हो रहा है तो ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है कि क्या बड़ा पाव हो गया है इन लोगों के लिए ड्रग्स?
जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हर इलाके में ड्रग्स की खपत हो रही है, हर इलाके में आए दिन जो है ड्रग्स पैडलर पकड़े जा रहे हैं, अच्छे नामी ग्रामी लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की नगरी, माया नगरी, सपनों का शहर कहे जाने वाला मुंबई अब ड्रग्स का शहर बनते जा रहा है। आए दिन एक नए आरोपी की गिरफ्तारी, एक नए नामचीन का नाम सामने आना, ये कहना गलत नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया मुरारी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।